give me a second. हाँ जी, अभी बताइए, अभी कैसा सिचुएशन है? अभी हाँ जी, अभी बताइए। अभी आवाज वीडियो दोबारा मैंने कुछ थोड़ा सा बदलाव किया है। अभी फिलहाल कैसे है? हाँ, अभी इसलिए गया था क्योंकि मैंने पूरी सेटिंग्स ही बदली है। मैंने कुछ पूरा के पूरा चेंज किया है सिचुएशन को, इसलिए बीच में पूरा रुक गया था। चलिए, तो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन में बेसिकली जो भी सारा बैरेट में लिखा है, इस केस के अंदर कहा गया कि ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं फटाफट केसेस के बारे में फटाफट से क्विक देना चाहती हूँ कि केसेस क्या क्या चीजें थी। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था डी वेलुस्वामी वाला केस, जहां पे कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप वाले मामलों में भी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपना रिलीफ क्लेम कर सकती हैं। उसके बाद में हमने केस देखा इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेडी शर्मा। उस केस के अंदर बताया गया कि दी गई कि कौन कौन सा इन नेचर ऑफ मैरिज वाली रिलेशनशिप्स हैं, कौन कौन सी लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है और किन किन महिलाओं के पास अधिकार है कि वो अप्रूव। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ा थोड़ा स्टक ही कर रहा है, जो मैंने अभी सेटिंग्स चेंज की है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, 2 मिनट तक वेट करते हैं, 2 मिनट तक वेट करते हैं, अगर चलता है तो 2 मिनट तक वेट करते हैं एक बार वीडियो के लिए। हाँ जी, तो मैं आपको बता ये रही थी कि यहाँ पर हस्बैंड संध्या वांकड़े के केस में ये कहा गया था कि फीमेल रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कैन आल्सो बी कंप्लेनेंट। उसके बाद में हमने देखे हैं ये दोनों केसेस, श्रीमती तरुणा एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा और सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। इसके अलावा एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस आप लोगों के लिए हीरा बैरेट में भी एंटर करने से पहले मैं एक छोटी सी क्विज आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। छोटी सी क्विज हम लोग कंडक्ट करते हैं और समझते हैं कि इन इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में से आप क्या क्या जवाब दे। एक बार केवल ये चीज देखना, क्विज एक बार बस ये देखना कि आपको आ पा रहा है सवाल का जवाब या नहीं आ पा रहा है। बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछे गए हैं। जो जो हमने ऊपर तौर पे डिस्कस किया है केवल उनके ऊपर ही क्विज है। आसान सवाल है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 एंड 21, आर्टिकल 14, 15 एंड 21। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जा रही है कि कौन से आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखा गया था। आई एम रियली सॉरी, ये इंटरनेट बहुत ही ज्यादा मेजर एक इशू बन चुका है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर हमारा जवाब रहेगा डी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात कर रहा है। आर्टिकल 15 का सबसेक्शन 3 की वजह से स्पेशल लॉ पिक्चर में आया है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, केवल और केवल हम लोग क्विज ले लेते हैं, ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, केवल क्विज लेते हैं। जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की है केवल उनके ऊपर, केवल उनके ऊपर क्विज ले रहे हैं जो चीजें डिस्कस हुई है। आगे बैरेट में एंटर नहीं करना है। डोमेस्टिक वायलेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर, ये चीज हटा दो। एक ये आपकी कॉमन सेंस वाला सवाल है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हैव बीन इंक्लूडेड अंडर। इनमें से किसके अंदर क्रिमिनल इंटिमिडेशन को इंक्लूड किया गया है? वर्बल अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, मेंटल अब्यूज या फिर फिजिकल अब्यूज? गीतिका जी, मेघा जी, सोनी जी, वेरी गुड। मैं क्विज में केवल उन सवालों पे आपसे मतलब पूछ रही हूँ जिन जो मुझे लगता है कि आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अराउंड डिस्कशन किया है और क्योंकि हमने इसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की है। या फिर वो सवाल जो कॉमन सेंस वाले हैं, जैसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन को कहाँ पे हम शामिल करेंगे? गीतिका जी, मेघा जी, सोनी जी, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर हियर इज डी। देखिए, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक तरीके से किसी को डराना होता है। तो क्रिमिनल असॉल्ट हो गया, मतलब किसी को ऐसे, जैसे तारिक जी खड़े हैं, तारिक जी तो चलो आदमी हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस में आदमियों को हम लोग विक्टिम नहीं मान रहे हैं।
यहाँ पर पूजा जी खड़ी है और पूजा जी के सामने कोई भी पर्सन इस तरीके से डोमेस्टिक रिलेशनशिप वाला व्यक्ति से हाथ दिखाता है या इस तरीके से जेस्चर करता है, फिजिकल फॉर्म इस तरीके से दिखाता है जहां पे मारा नहीं गया है, जहां पर केवल इस तरीके का एक एप्रीहेंशन क्रिएट किया, इस तरीके का फियर क्रिएट किया है कि शायद मुझ पे ये व्यक्ति अटैक कर सकता है, ये फिजिकल अब्यूज में ही शामिल किया जा रहा है। इसको हम वर्बल, इमोशनल और मेंटल इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति को फिजिकल रूप से डर लग रहा है कि मेरे ऊपर एक अटैक हो सकता है। एक व्यक्ति ऑलमोस्ट सहम चुका है उस तरीके, तो ये हालांकि मेंटल टॉर्चर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको फिजिकल अब्यूज में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ऐसा भय क्रिएट करना फिजिकल अब्यूज के दायरे में आ रहा है। आपकी बॉडी की एक सेंसिटिविटी होती है कि मेरे से इतने कदम दूर रहो, या दूर रह भी रहे हो तो मुझे ये फियर मेरे अंदर क्रिएट मत करो कि तुम मेरे इतने करीब आ सकते हो और अटैक कर सकते हो। अच्छा, आपका एक दोस्त विक्टिम है, तो दोस्त हर्ट या ग्रीवियस हर्ट के प्रोविजंस के अंदर डेफिनेटली रिलीफ क्लेम कर सकता है। द एक्ट केम इनटू फोर्स कौन से डेट पर? अंजू जी, राहुल जी, कृतिका जी, वेरी गुड। सब लोग विक्टिम ही है, गुरप्रीत जी, तारिक जी, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे अराउंड भी बहुत सारे लोग विक्टिम्स हैं। आप इनफैक्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था विक्टिम सब लोग एज इन कि ये बहुत ही कॉमन चीज है डोमेस्टिक वायलेंस के मामले। अम, महिलाओं के लिए स्टैटिस्टिकली बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ऑफ कोर्स आदमियों के साथ में भी होता है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। करेक्ट आंसर इज 26 अक्टूबर 2006। साथ में मेरा सवाल आप लोगों से ये कि डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है, प्रेसिडेंट का असेंट कौन सी तारीख को मिला था? फटाफट से डेट ऑफ इनैक्टमेंट ही बता दीजिए यहाँ पर। हालांकि इंपॉर्टेंट आपके लिए डेट ऑफ एनफोर्समेंट ही है, 13 सितंबर 2005। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन अभी डील नहीं कर सकते हैं। हु इज रिस्पोंडेंट अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट? रिस्पोंडेंट कौन हो सकता है? हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और उम्मीद कर रही हूँ आप दिमाग लगा के जवाब दे रहे हो। अंजू जी, श्रीकांत जी, वेरी गुड। एडवोकेट पूरा नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ही कम लोग, सब लोग एकदम जल्दबाजी में जवाब देने के चक्कर में। करेक्ट आंसर है सी, सी भाई साहब, एनी अडल्ट मेंबर ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड। अमिता जी, वेरी गुड। ये थोड़ा सा ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड वाला सवाल है, हिंदी में नहीं होते। अच्छा, आपको हिंदी में चाहिए ये सवाल, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ज्यादा भाषा लिखी नहीं है विक्रांत जी, हालांकि मैं ले आऊंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिंदी के ट्रांसलेशन के साथ में सवाल ले आऊंगी। लेकिन ये जो सवाल पूछा गया है ये हम मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पर पूछा गया है। एनीवे, सभी लोगों ने ये जवाब गलत किया, चाहे अंग्रेजी वाले हो चाहे हिंदी वाले हो। आप लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल भूल गए हो कि मैंने आपको बोला कि एनी मेंबर ऑफ शेयर्ड हाउस होल्ड कैन बी अ रेस्पोंडेंट। एनी मेंबर का मतलब ये नहीं कि अब 5 साल का बच्चे ने थप्पड़ मार दिया तो आप उसको रेस्पोंडेंट बना दोगे कि मेरा जो ये देवर का जो बेटा है वो मुझे मारता है, तो क्या आप उसके अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का मामला लेकर आ सकते हो? मतलब लॉजिकली आप सोच के देखो कि एक माइनर के अगेंस्ट डीवी एक्ट नहीं आएगा। घर के बच्चे अगर आपको सता रहे हैं तो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला नहीं हो रहा है। मैंने आपको जब बोलने के लिए बोला एनी मेंबर, तो मैं ये मान के चल रही थी कि आप समझेंगे कि इट इज एनी अडल्ट मेंबर। अडल्ट मेंबर, अगर देवर का बेटा या देवरानी की बेटी जो भी है, छोटे छोटे बच्चे अगर आपको आके मुक्का मार रहे हैं, 5 साल का बच्चा आपको मुक्का मार रहा है, दैट इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस। और अगर आपको लग भी रहा है आप उसकी वजह से हरेस भी हो रहे हो, तो भी जो लॉ है वो नहीं मानेगा कि हम इनके अगेंस्ट कोई मामला लेकर आएंगे। इनकी मम्मी पापा को बोलेंगे कि समझा दो अपने बच्चों को, परवरिश दे दो, लेकिन कोई पर्टिकुलरली मामला नहीं चलेगा। चलिए, ये आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट्स कम अंडर, नेम कॉलिंग एंड इंसल्ट्स कम अंडर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक महिला है जिसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, सास और ससुर और पति वगैरह सब उसको इस चीज के लिए बहुत सता रहे हैं कि तुम यू आर अ बैरन वुमन, तुम्हारा बच्चा नहीं हो पाता है, बांझ, मतलब जो भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, वो किस प्रकार के अब्यूज में आएगा? मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, या इनमें से कोई भी प्रकार का नहीं? अमनदीप जी, विक्रांत जी, अंजू जी, वेरी गुड।
द करेक्ट आंसर इज बी, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। देखिए, हम लोग ये चीज जब डेफिनेशन क्लॉज में एंटर करेंगे तो आपको सारी चीजें वैसे तो मिलेंगी। मैं बस आप लोगों का यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग स्टेटस समझ रही हूँ कि अगर आपके सामने इस प्रकार का सवाल आता है तो आपके लिए क्या करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पोंडेंट कैन बी एनी पर्सन एंड नॉट जस्ट एनी मेल, वो एस्टैब्लिश्ड बाय विच केस। और एनी पर्सन लिखा है तो आप भी यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन मत करो, यहाँ पे लिबरल इंटरप्रिटेशन करो। एनी अडल्ट पर्सन, अगर आपके सामने ऑप्शन में ऑफकोर्स एनी पर्सन है तब तो वहां पे वो मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन एनी एडल्ट मेंबर है, एनी एडल्ट पर्सन है, तो आपको वहां पर एडल्ट पर्सन वाले को टिक करना पड़ेगा, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अमनदीप जी, गुरप्रीत जी, राजा जी, वेरी गुड। यहाँ पर सही जवाब है हीरालाल हारोसारा वर्सेस कुसुम हारोसारा, वेरी गुड। Next question, guidelines as to what live-in relationship is in the nature of marriage and the agreed woman from the relationship can be agreed person under the act was established by। हिंदी मीडियम के लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन से केस के अंदर ये गाइडलाइंस दे रखी थी कि ये जो रिलेशनशिप है लिव इन रिलेशनशिप वाली, ये इन नेचर ऑफ मैरिज वाली है। इनमें से कौन से केस के अंदर ये गाइडलाइंस दे रखी थी कि ये गाइडलाइंस का पालन करना है आपको इंश्योर करने के लिए कि लिव इन रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज थी या फिर नहीं थी। This is VKV Sharma, not just VK। श्रीकांत जी, राजा जी, गीतिका जी, अमनदीप जी, वेरी गुड। ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है। इतने ही सवाल अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने इतना ही पढ़ा है, हमने थोड़े थोड़े बेसिक फॉर्मेट पढ़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस किस किस प्रकार की हो सकती है, क्या बेसिक केस लॉज के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, इतना पढ़ा है, तो उन्हीं में से सवाल पूछा है। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर आवाज प्रॉपरली है तब तो हम लोग बैरेक में एंटर करें, अगर आवाज प्रॉपर नहीं है तो यहाँ पर ही हम लोग रोक दें। इफ द वॉइस इज क्लियर तो बैरेक ओपन करते हैं और करना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, जहां पर प्रॉब्लम हो वहां पे बता देना आप लोग, अगर इश्यू होता है तो वहां पर हम लोग बीच में रोक देंगे। चलो, हम लोग बेसिक आइडिया ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब चीजें मैडम आपने ऑलरेडी बता दी, मतलब आपके लिए पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। मदर इन लॉ कैन फाइल केस अगेंस्ट डॉटर इन लॉ। गुरप्रीत जी सवाल पूछ रहे हैं, कौन जवाब देना पसंद करेगा? क्या मदर इन लॉ फाइल कर सकते केस अगेंस्ट डॉटर इन लॉ? और आप लोग जब जवाब दे रहे हो तो साथ में केस लॉ भी बताइए। आप जब आप लोग यस लिख रहे हो तो साथ में केस लॉ भी बताओ, क्योंकि अब आप लोग एलिजिबल बन चुके हो इस सवाल का जवाब देने के लिए। क्रूअल्टी नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का बकायदा केस लाया जा सकता है समीर जी, सिर्फ क्रूअल्टी वाला मामला नहीं है।
हीरा लाल वाला केस नहीं है तारिक जी, हीरा लाल वाला केस नहीं है। हीरा लाल में कहा गया था रेस्पोंडेंट कोई भी पर्सन हो सकता है, यानी कि केस किसी भी पर्सन के अगेंस्ट लेकर जा सकते हो। संध्या वानखेड़े वर्सेस मनोज वानखेड़े के केस में कहा गया था कि फीमेल रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड कैन आल्सो बी कंप्लेनेंट। कंप्लेन फाइल की जा सकती है ननद के द्वारा भी, भाभी के द्वारा भी, सासू माँ के द्वारा भी, सारी महिलाएं कोई भी जाके दे सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लेन। बस ठीक है। अब पहली डेफिनेशन अग्रीड पर्सन की तो हम लोग ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए डेफिनेशन समझना मुश्किल काम नहीं है, बस इसको याद जरूर रखना। कुछ डेफिनेशन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रीड पर्सन की डेफिनेशन ए फॉर अग्रीड पर्सन मीन्स एनी वुमन। ये जो चीज है ना अपने आप में, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनी वुमन, इस चीज का ध्यान हम ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपको नहीं जवाब पता है तो आपको देखना है सिर्फ कि पूरे के पूरे एक्ट का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो जब एक्ट के नाम में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन तो एग्रीड पर्सन केवल महिला हो सकती है। Who has been in domestic relationship with the respondent and who alleges to have been subjected to any kind of domestic violence by the respondent। एक महिला जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है रेस्पोंडेंट के साथ में, और जो कह रही है कि अलेज कर रही है कि मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस इस व्यक्ति ने किया है, इस रिस्पोंडेंट ने किया है, वो अग्रीड पर्सन है। चाइल्ड की डेफिनेशन में एज का बस ध्यान रखना है आपको कि 18 इयर्स है, और इसमें अडॉप्टेड बच्चा भी शामिल हो सकता है, स्टेप बच्चा भी शामिल हो सकता है, फॉस्टर चाइल्ड भी शामिल हो सकता है, हर प्रकार के बच्चे को शामिल किया गया है। डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। इसके अलावा डायरेक्टली आप लोग डेफिनेशन पर आ जाओ, एफ पर, मतलब ईबीआई डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को डिफाइन कर रही है। मतलब रिपोर्ट बनाई जाती है इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑन द रिसीप्ट ऑफ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉम अग्रीड पर्सन। जब बेसिकली एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आती है, एक महिला पहुंची प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ये बताते हुए कि मेरे साथ ये सारा हादसा हुआ है, मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो यहाँ पर हुआ ये कि एक सेकंड रुकिए आप लोग, कमेंट रुकिए मैं एक बार ये चीज बताती हूँ, उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाए। जब वो कंप्लेन फाइल भी करने जाएगा उससे पहले भी एक रिपोर्ट बनाएगा, जिसके अंदर बेसिकली नाम पूछा जाएगा, पता पूछा जाएगा, क्या एग्जैक्टली हुआ है, वो सारी चीजें पूछी जाएगी। इसको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रखा जाएगा। जब भी आपको एक कंप्लेन मिलती है डोमेस्टिक वायलेंस की, कौन कौन ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं? प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर बनाते हैं। इस रिपोर्ट को बाद में जब आप मजिस्ट्रेट के पास में कंप्लेन लेकर जा रहे हो तब इस रिपोर्ट को भी सबमिट करते हो। इसमें सारी डिटेल्स हैं, किस टाइम पर हुआ है, क्या हुआ है, किसने किया है, किसके साथ किया है। चलिए लेटेस्ट केस लो गुरप्रीत जी, उस केस के बारे में हम बात करेंगे जब रिसेंट केसेस में एंटर करेंगे। वहां पर एग्जैक्टली जिस केस की आप बात कर रहे हो वहां पे ये नहीं कहा था कि मदर इन लॉ लेकर नहीं आ सकती है। अगर बेसिकली डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं थी तब नहीं लेकर आ सकती है। अगर सास उस जगह पर रही नहीं थी तो उन मामलों के अंदर नहीं लेकर आ सकती है। अगर आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप थी और अभी आप देखोगे, अभी आप देखना पूरे की पूरी डोमेस्टिक वायलेंस की जब आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि आपको सारे के सारे फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को साथ में लेकर चलना है। केस को डिस्कस करेंगे तारिक जी, डोंट वरी। सारे के सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं केस लेकर गई डोमेस्टिक वायलेंस का, ये कहते हुए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम तो यहाँ पर दिन भर खाती रहती हो और कोई काम नहीं करती हो, और रोज मुझे ये ताने मारता रहता है कि तुमने तो खाना खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मतलब मेरे खाने पे भी इसने टॉन्ट मारने चालू करे, वर्बल अब्यूज चल रहा है प्रॉपर तरीके से, और मैंने केस फाइल किया। तो इस सिचुएशन के अंदर आपको ये समझना है कि जो कोर्ट है वो पूरे के पूरे केस को होलसम तरीके से देखेगा, सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखेगा। अब बाद में कोर्ट को पता लगता है कि मैं उसको परेशान करती थी, मैं भी इसको बहुत 50 चीजें बोलती थी कि तुम पैसा कमाते नहीं हो, तुम इस तरीके के आदमी हो, तुम तो खुद ही मतलब ऐसे हो, पता नहीं, मतलब मेरी तरफ से भी बहुत ही भद्दे शब्द आ रहे थे, तो वहां से भी भद्दे शब्द आ रहे थे। तो ये जो हमारा वर्बल स्पैट चल रहा है, ये अगर होलसम तरीके से देखेगा तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बन रहा है। आप जब ये अलग अलग प्रकार के अब्यूज देखोगे तो लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि जब डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बनाना है तो हम सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं है। केवल एक महिला को मारा, चलो मारा भी ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे महिला पहुंची कि मेरी सास ने मुझे थप्पड़ मारा, और बाद में पता लगता है कि जो बहू थी उसने तो लाठी मारी थी, तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है वहां पर। जस्ट बिकॉज आपको थप्पड़ मारी, पुराने भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी। आजकल एक बात बताती हूँ आप लोगों को, ये जो आप न्यूज हेडलाइंस देखते हो बहुत ही मिसलीडिंग होती है। पहली बात तो ये,
सारी की सारी न्यूज हेडलाइन, इवन जो हम लोग लॉ वाले जो पेजेस फॉलो करते हैं ना, वो केवल और केवल एक लाइन हाईलाइट करते हैं, बताते नहीं कि पूरा की पूरा पीछे बकाया क्या है। अभी रिसेंटली बस समझाने के लिए आपको बता रही हूँ कि एक केस आया था जहां पर आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। केरला के एक हाई कोर्ट या केरला के एक ट्रायल कोर्ट, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता हाई कोर्ट था या ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट था, वहां के एक जज ने, सेशन कोर्ट के जज ने, शायद मोस्ट प्रोबेबली सेशन कोर्ट का जज था, उसने कमेंट किया था ड्रेस के बारे में। बिल्कुल तारिक जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे से अपडेटेड हुआ। ड्रेस पे कमेंट किया था, लेकिन उसके बाद में जो खबर आई थी वो इस तरीके से आई थी कि इसके बाद इन्होंने बेल दे दिया। वो जो ड्रेस वाला रिमार्क था बहुत ही घटिया चीज थी और जज को बिल्कुल शोभा नहीं थी, पर वो ओबिटेड विक्टिम था, उसकी बेसिस पर बेल नहीं मिली थी, बेल कोई और कारण पे मिली थी, कोई और ग्राउंड पे मिली थी। तो जब ये न्यूज आई हर जगह पे, जब सनसनी बन रही थी, बहुत ही गलत बात है, मतलब रिमार्क के ऊपर फुल क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन ये न्यूज इस तरीके से बन रही थी कि रेस की वजह से इनको बेल मिल गई, क्योंकि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे और सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, तो यहाँ पर अक्यूज को बेल दी थी। पूरा के पूरा मामला इस तरीके से एक लाइन की वजह से पलट गया। तो जब भी आप एक लाइन पढ़ो तो एज अ पोटेंशियल जज, फ्यूचर जज, आपका एक छोटा सा काम रहेगा कि उसके पीछे रिसर्च करो कि क्या हुआ क्या था, ये जो एक लाइन मैंने पढ़ी क्या वो वही सच्चाई है। हम लोग को बाकी लेमैन की तरह मिसलीड नहीं होना है। वो जो ड्रेस पे कमेंट हुआ था लड़की के कि ये इन्होंने वो छोटे कपड़े पहने थे और ये सब चीजें, वो एक ओबिटेड विक्टिम था, यानी कि रिमार्क था, जिसका कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है, बहुत ही गलत बात है, जज का फुल क्रिटिसिज्म बनता है। लेकिन इस तरीके से न्यूज को पेश करना कि इसकी वजह से बेल मिल गई, ये मिसलीडिंग है। लोगों के दिमाग में ये जाएगा कि अच्छा इस कारण से बेल भी मिल रही है, तो वो चीज नहीं थी। चलिए, ऑल राइट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट हो चुका है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे जब हम पहुंचेंगे तब इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी केवल ये समझना कि प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में इंफॉर्मेशन आती है तो एक रिपोर्ट बनाता है, कब आपके साथ ये घटना हुई थी, किसने किया, क्या किया, हुआ क्या था, ये सारी डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का पार्ट बनता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एफ में डोमेस्टिक रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्संस हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। एक रिलेशनशिप दो लोगों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता है, जो लोग एक्ट पढ़ के नहीं आते उनको लगता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप, डोमेस्टिक वायलेंस केवल और केवल हस्बैंड एंड वाइफ के बीच चलता है। क्यों? क्योंकि मामले वही आते हैं ना सारे के सारे कोर्ट में मैक्सिमम। कोई भी भाई बहन तो पहुंचते नहीं है, माता पिता भी जाते नहीं है, अलग मतलब वो सलटारा कर देता है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रहा है, अगर मान लीजिए इस तरह का मामला हो भी रहा है, तो पहुंचते ही नहीं है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपका भी भाई या बहन आपको मार दे तो आप केस दायर करोगे नहीं। वैसे हस्बैंड एंड वाइफ भी काफी सारे नहीं करते हैं, बट पॉइंट बीइंग कि इन सारे केसेस में जहां पर भाई बहन है, माता पिता है, उन मामलों के अंदर कोई केस दर्ज कराता नहीं है, वहां पर अलग सीन चलता है। यहाँ पर लेकिन जो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप है दोनों पर्सन्स के लिए, हु लिव और हैव लिव्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड। हम लोग एक शेयर्ड हाउसहोल्ड में रहे थे। when they are related by consanguinity, consanguinity का मतलब जल्दी से बता दो, marriage or through relationship in nature of marriage, adoption or are family members living together as joint family। कंsanguinity का जल्दी से रिलेशनशिप बता दो, तब तक मैं मीनिंग बता दो, तब तक मैं बताती हूँ कि मैरिज आपको समझ में आ रहा है। थ्रू अ रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज यानी कि लिव इन रिलेशनशिप की बात की जा रही है। अडॉप्शन जाहिर सी बात है। फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह आप रह रहे हो। भाई बहन, भाई भाई मतलब कंsanguinity का मतलब है ब्लड रिलेशन, अगर आपका खून का रिश्ता है, बस ये बिल्कुल अमनदीप जी, बाय ब्लड, ब्लड रिलेशन अगर है आपका, तो इन सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप साथ रह रहे हो और आपने शेयर्ड हाउस होल्ड, मतलब आपने साथ में एक हाउस होल्ड में रहे हो, शेयर किया उस हाउस होल्ड को, तो आपकी डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, अगर इन सारे फैक्टर्स के अंदर आप फॉल करते हो। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यू में एक सवाल बनता है, इनमें से कौन सा फैक्टर डोमेस्टिक रिलेशनशिप के लिए नहीं है? ऑप्शन होगा कंsanguinity, मैरिज, इन रिलेशनशिप, इन रिलेशन ऑफ मैरिज, और चौथा कोई और बना के दे देंगे आपको। तो समझना कि क्या क्या फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस हम लोग सेक्शन 3 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डाउरी की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर है, वही वाली डेफिनेशन दे रखी है। इसके बाद में डायरेक्टली हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहुंचते हैं, बाकी सारी डेफिनेशन को आप बेयर रीडिंग कर सकते हो, इतना कुछ उसमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट में बस ये याद रखना कि जेएमएफसी ही यहाँ पर एक बॉडी है, जेएमएफसी। अगर आपके सामने आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कॉग्निजेंस लेने की पावर किसके पास है, तो आपको पता होना चाहिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास।
जिस एरिया में अग्रीड पर्सन रहा है टेम्पररी या फिर रेस्पोंडेंट के साथ जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उन सारे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास में जुरिस्डिक्शन रहता है। मॉनेटरी रिलीफ की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है के में, इसके ऊपर एक डबल स्टार मार्क। means the compensation which the magistrate may order the respondent to pay to agreed person at any stage during hearing of an application seeking any relief in this act to meet expenses incurred, losses suffered by the agreed person as result of domestic violence। एक महिला के साथ इस प्रकार का हादसा होता है जहां पर उसको मारा पीटा गया है, तो यहाँ पर उसका दवाई का खर्चा हुआ है। अगर वो नौकरी करती थी तो उस नौकरी की छुट्टी ली है, मतलब एक हफ्ते तक वो ऑफिस नहीं जा पाई है, ये चीज हुई है, और अलग अलग प्रकार का नुकसान हुआ है। तो अब जब मामला चल रहा है, जब मुझे ऑर्डर मिलेगा तब मिलेगा, जब मेरे पास में एक मॉनेटरी ऑर्डर, कॉम्पनसेशन ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक के लिए मुझे एक बार मॉनेटरी रिलीफ फटाफट से दे दीजिए, क्योंकि अभी जो तुरंत बेसिस पर मेरे साथ हो रहा है उसके लिए मुझे मेडिकल एक्सपेंसेस की जरूरत है। एक इंटरिम टाइप का आप समझ सकते हो, एट एनी स्टेज दिया जा सकता है ड्यूरिंग द हियरिंग वाला मामला, जब चल रहा है मामला, जब चल रही है ट्रायल, उस दौरान। इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डायरेक्टली है हमारी रेसिडेंस ऑर्डर की, नहीं सॉरी क्यू वाली, रेसिडेंस वाली तो आप वहां पे देखोगे। एनी अडल्ट मेल पर्सन, आज की तारीख तक भी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको पढ़ोगे किसके साथ में, कौन से केस लॉ के साथ, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट बॉक्स में। रेस्पोंडेंट की क्यू में डेफिनेशन गिवन है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे लिखा है एनी अडल्ट मेल पर्सन हु हैज बीन इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद अग्रीड वुमन। लेकिन आप लोगों को अडल्ट मेल पर्सन ही लिखना है, क्योंकि जुडिशरी ने इसको ब्रॉड कर दिया, लेकिन बदलाव नहीं लिख रहा है। हीरालाल हारोसारा वर्सेस कुसुम हारोसारा के बाद में हम इसको समझते हैं अडल्ट पर्सन, क्रॉस लगा दिया इस पे। इसके अलावा प्रोवाइडेड इन अग्रीड वाइफ और फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप एंड नेचर ऑफ मैरिज में आल्सो फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और द मेल पार्टनर। जाहिर सी बात है, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। an agreed wife, female living in relationship and nature of marriage can also file a complaint against relative of husband or male partner, यानी कि आप पति के रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी मामला दर्ज करा सकते हो, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, और काफी हद तक हम इस डेफिनेशन को डील कर चुके हैं जब हम लोगों ने केस लॉ डील किया था। कौन से केस के अंदर हमने शेयर्ड हाउस होल्ड को डिटेल में डिस्कस किया है, वही डेफिनेशन दोबारा आई है। इस डेफिनेशन को हमने अभी थोड़ी देर पहले पीपीटी में डिस्कस किया था। सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस, जल्दी से पूरे केस का नाम बताइए। नहीं भाई साहब, गलत बता रहे हैं। बीकेवी कहां से आया तारीख जी? सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा। वेरी गुड वेरी गुड, मेघा जी, साहिबा जी, वेरी गुड। सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2020 में आया था, और वहां पे शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया था महिलाओं के लिए। और इसी डेफिनेशन के बारे में बात करते हुए कहा था कि जो तरुणा बतर वाला केस है उसमें तो बहुत ही नैरो विजन लिया गया था। हमको ऐसा समझना है कि अगर एक महिला किसी भी स्टेज पर अपने पति के साथ रही है इस घर में एज अ मैरिटल होम, या फिर अकेली भी रही है फॉर दैट मैटर, पति आर्मी में कहीं और पोस्टेड था लेकिन मैं यहाँ पे रह रही थी अपना मैरिटल होम समझकर, तो वहां पर वो आपका शेयर्ड हाउस होल्ड है, आपके लिए रेसिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है। अब भले ही उस घर का जो आप पट्टा देखते हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट देखते हो वहां पे मदर इन लॉ का नाम है, फादर इन लॉ का नाम है, या दादाजी का नाम है, जिसका भी नाम है, लेकिन आप यहाँ पर इस हिसाब से रह रहे थे कि ये मेरा घर है, ये मेरा ससुराल है, ये समझ के। तो मींस अ शेयर्ड हाउसहोल्ड वेयर द पर्सन अग्रीड लिव्स और एट एनी स्टेज हैज लिव्ड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप ईदर सिंगली, या तो अकेले रहो या फिर साथ में रहो। अकेले वाला क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि काफी जगहों पे हस्बैंड अलग अलग जगह पे पोस्टेड होता है और महिला केवल अकेले ससुराल में रह रही होती है, तो उनको भी शामिल किया गया। includes a household whether owned or tenanted jointly by the agreed and the respondent, owned tenanted by either of them, किसी के भी द्वारा ओन किया जा रहा है, केवल रिस्पोंडेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है, केवल कंप्लेनेंट के द्वारा ओन किया जा रहा है, या फिर ऐसा जगह या फिर जहां पर ये लोग सिंगली और जॉइंटली कोई टाइटल ओन कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ओन कर रहे हैं, ये सारे हाउस होल्ड को इंक्लूड किया जा रहा है। जॉइंट फैमिली में भी अगर आपको कोई पोर्शन है तो उसको भी शामिल किया जा रहा है, चाहे आपका प्रॉपर तरीके से टाइटल या इंटरेस्ट हो या ना हो। बस इसके अलावा हम लोग अगर यहाँ तक क्लियर है, देखो अभी तक आपने जितना भी देखा होगा हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक बार के लिए आपका केवल रिवीजन हो रहा है। मैंने आपको जब शुरुआत अभी डायरेक्ट में तो अब एंटर किया है, इससे पहले जो मैंने आपको बातें बताई हैं उन्हीं के अराउंड हम रिवॉल्व कर रहे हैं। जो केस लॉज हमने देखे थे, जो हमने बातें करी थी जनरल, उन सब के माध्यम से हम ये ऑलरेडी चीजें स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब हम जब डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन देखेंगे तब भी मोर और लेस वही सारी चीजें जो हमने देखी है, पर थोड़ा सा हम एंटर करके देखेंगे कि जैसे कि फिजिकल अब्यूज में क्या शामिल हो रहा है, वर्बल में क्या शामिल हो रहा है, तो ये चीजों के ऊपर सवाल बनता है कि जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो कौन से प्रकार का अब्यूज है, तो मैक्सिमम लोगों का सही नहीं हुआ था। काफी लोगों ने सही जवाब दिया था कि हाँ फिजिकल अब्यूज है, लेकिन काफी लोगों ने नहीं भी दिया था। तो ये सवाल जब आता है तो यहाँ पर मामला टकराता है कि मैडम पढ़ा तो था लेकिन इतना अंदर से नहीं पढ़ा था। चलिए, तो सेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किया गया है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस को, और यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एनी ओमिशन और कमीशन और कंडक्ट ऑफ रिस्पोंडेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट डोमेस्टिक वायलेंस इफ
किन किन सिचुएशन के अंदर ये व्यक्ति हार्म कर रहा है, इंजर कर रहा है, इंडेंजर कर रहा है हेल्थ या सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब, वेलबींग, वेदर मेंटल, फिजिकल। अच्छा ये बात समझिए, जब आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ रहे हो और स्पेशली जितने भी मेल्स पढ़ रहे हैं, जितने भी आदमी पढ़ रहे हैं, क्या होता है कि काफी बार लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, इसने कभी भी अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाया। ये जो मामला है डोमेस्टिक वायलेंस का, ये झूठा है। बहुत ही श्योरिटी के साथ कहते हैं कि इसने कभी मारा नहीं है, इसने तो केवल ये कहा था कि तुम लेकर ही क्या आई हो। तो जब आप इस तरह की बातें बोल रहे हो तो आप ये डेफिनेशन को पढ़ के जाना, आप ये डेफिनेशन को पढ़ के जाना कि केवल मारना सफिशिएंट, मतलब ऐसा नहीं कि मारोगे, फिजिकल टच होगा तभी डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो रहा है। अगर आप इसको भी डिफेंड कर रहे हो, अगर उसने इस प्रकार के टॉन्ट मारे हैं जहां पर इस प्रकार की बातें की है कि तुम क्या लेकर आई हो, तुम्हारे घर पे क्या था, यहाँ पे तुम्हें इतना खाने के लिए मिल रहा है तो शुक्र मनाओ, बच्चा नहीं हो रहा है, ये सब तरह की बातें अगर आप बोल रहे हो तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस ही कॉन्स्टिट्यूट करती है। आपने देखा होगा, एक्चुअली मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है नहीं देखा है, मैंने अपने अराउंड इस तरह का जरूर आर्गुमेंट देखा है कि जहां पर किसी ने ऐसा क्लेम किया है कि इस व्यक्ति ने इसके ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया, इसने केवल ये बात बोली थी, और वो केवल वाली जो बात है वो डेफिनेटली एक वर्बल अब्यूज है ना। चलिए, तो आप ये जो सारी चीजें डेंजर में ला रहे हो वो तो है ही है, लेकिन ये वेदर मेंटल और फिजिकल है, आप मेंटली हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, या फिजिकली हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो अग्रीड पर्सन को, और टेंड्स टू डू सो एंड इंक्लूड्स फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, 1 2 3 4 and 5 kind of abuse: verbal abuse, sexual abuse, physical abuse, emotional abuse, economic abuse। नाम से ही जाहिर हो रहा है कि कौन सा अब्यूज किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता होगा। फिजिकल का मतलब जाहिर सी बात है कि थप्पड़ मारेंगे तो फिजिकल अब्यूज है। सेक्सुअल अब्यूज आप समझ सकते हो नाम से ही। वर्बल अब्यूज गालियां देना, नेम कॉलिंग। इमोशनल अब्यूज हरेस करना, मेंटली टॉर्चर करना। इकोनॉमिक अब्यूज उसको वंचित रखना जो उसका है। अगर मैं मेरे साथ में कुछ पैसा लेकर आई थी, स्त्री धन लेकर आई थी जो मेरे फादर ने मदर ने मुझे गिफ्ट किया था और आपने छीनकर मुझसे ले लिया है, वो भी इकोनॉमिक अब्यूज है। या आप मुझे बेसिक मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, वो भी इकोनॉमिक अब्यूज है। ये सारी चीजें शामिल की जाएंगी। इसके अलावा हरेसेस, हार्म्स, इंजर्स, एंडेंजर्स द अग्रीड पर्सन विद अ व्यू टू कोवर्स हर और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट अनलॉफुल डिमांड फॉर डाउरी। यहाँ पर आप इस इंटेंशन के साथ हार्म कर रहे हो कि कोई भी डाउरी की जो डिमांड है वो मीट हो जाए। या तो आप मुझे इस तरीके से हार्म कर रहे हो या मेरे किसी रिलेटिव को कर रहे हो, या तो आप महिला को हार्म कर रहे हो या फिर उसके किसी रिलेटिव को हार्म करने की धमकी दे रहे हो इसलिए कि आप मेरी जो डाउरी की डिमांड है उसको मीट कीजिए। हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीड पर्सन और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू ए और बी। चाहे आपने ये चीजें की नहीं है लेकिन आपने इन चीजों के लिए थ्रेट जरूर किया है। अदरवाइज इंजर्स और कॉजेज हार्म वेदर फिजिकल मेंटल टू अग्रीड पर्सन। किसी भी तरीके से आप हार्म कर रहे हो, हर चीज डोमेस्टिक वायलेंस है। समझ आया। लेकिन साथ ही साथ अगर जो भी लोग घबरा रहे हैं कि मैडम फिर तो कुछ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, तो यहाँ पर आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए कि जब भी मामला देखा जाता है तो होलसम तरीके से देखा जाता है। अगर आपने एक बात बोली थी लेकिन उन्होंने भी आपको वो बात बोली थी, तो फिर ये वाली चीज इसके अंदर नहीं आ रही कि मेरे साथ इमोशनल अब्यूज हो गया है क्योंकि मुझे बोला कि तुम तो दिन भर खाती रहती हो, भले ही सामने वाली लड़की ने बोला कि तुम तो हाथी हो गए हो। तो दोनों की जब बातें हैं तो उसको होलसम तरीके से देखा जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस का मामला बनेगा नहीं। वो चीज हम एक्सप्लेनेशन में आगे चलकर देखेंगे। चलिए, आगे के जो भी प्रोविजन है उनको हम लोग कल डिस्कस करने वाले हैं। ये प्यार है, अच्छा तारीख जी, ऐसी बात है। आगे की जितनी भी बातें उनको कल हम डिस्कस करेंगे, और कल के सेशन के अंदर हम लोग दो चीजें हम लोगों को फोकस करनी है। एक तो हम लोगों को दो चैप्टर्स को कवर करना है और उसके बाद में हम लोग को एक क्विज रखनी है। दोनों चीजों को कवर करना है। कल वाली क्लास 1 घंटे की और कल से सभी सेशन 11:15 बजे होंगे। कल से सारे के सारे सेशन 11:15 AM पर होंगे और जो क्विज होगी वो उसी के ऊपर बेस्ड होगी जो आप क्लास में पढ़ोगे। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि अगर आप बाद में एंटर कर रहे हो और आपने शुरुआत की बातें नहीं सुनी है तो क्विज में आपके जवाब रॉन्ग हो सकते हैं। तो इंश्योर करना कि 11:15 बजे की क्लास है तो 11:15 बजे आ जाओ। हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट लेट कर दूं, लेकिन ये इंश्योर करना कि आप लोग 11:15 बजे पहुंचो जिससे कि कोई भी चीज मिस आउट ना हो। स्टूडियो से लेना है क्लास? हाँ जी, कोशिश करूंगी पूजा जी की स्टूडियो से लूं, या फिर इंश्योर करूंगी कि इंटरनेट में इशू ना हो। ये जो हमने छोटी सी क्विज कंडक्ट की थी उसका रिजल्ट है जिसमें गीतिका जी, श्रीकांत जी और एडवोकेट जिनका पूरा नाम नहीं है वो लोग टॉप 3 में। इस टाइम पर रेगुलर क्लास नहीं होती तारीख जी, सारी क्लासेस मेरी कल से, सभी क्लासेस मेरी कल से 11:15 बजे सुबह होगी। 11:15 बजे 11:15 AM पर होगी मॉर्निंग में सारी क्लासेस। कल वाली, परसों वाली, उसके बाद वाली सभी 11:15 बजे AM पर होगी और 1 घंटे की मोटी मोटी सारी क्लासेस होंगी। 1 आवर की क्लास रहेगी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से 3 महीने का टाइम है और मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आराम से मैं करवा सकती हूँ आपको डिटेल में, तो उसका हम लोग फुल बेनिफिट लेंगे। अरे तारिक जी 12 बजे के बाद का तो नहीं पॉसिबल है मैम। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस को कहाँ डिफाइन किया गया है तो सेक्शन 3। साहिबा जी अगर ऑप्शंस में आपके 2G और 3 दोनों ही दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, आपके सामने दोनों ही हैं, तो अप्रोप्रिएट 3 ही रहेगा तब भी। अब ये अपने आप में पता है क्या है ना कि कॉन्फ्लिक्टिंग आपने सवाल पूछ लिया, ये उस प्रकार का सवाल है जिसके ऊपर विवाद क्रिएट किया जाता है, जिसके ऊपर पिटीशन दर्ज कराई जाती है कि ये सवाल पूछ लिया हमसे,
यहाँ पे 2G भी लिखा था और 3 भी लिखा था और हमने 2G मार्क किया है, हमने 3 मार्क किया है, इसके ऊपर ये वो सवाल है जिनको क्रॉस किया जाता है कि अच्छा इसके लिए सबको एक फ्री मार्क्स मिल रहा है। लेकिन आप समझो कि जनरली डेफिनेशन 3 में दे रखी है, प्रॉपर तरीके से डिफाइन 3 में कर रखा है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो या तो 2G होगा या फिर 3 ही लिखा होगा, दोनों साथ में होंगे तो सवाल क्रॉस हो जाएगा। एडीपीयू के बैच में तो डेफिनेटली नहीं है, वो कोई और क्लास अटेंड करते होंगे उनकी। चलो क्लास से 11:15 बजे हैं, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना और डाउट हो तो टेलीग्राम पे अप्रोच कर लेना, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, एनी अदर प्रॉब्लम, कोई भी और दिक्कत आपको? कल हमारी 11:15 बजे क्लास होगी। कल हम लोग क्विज भी रखेंगे, छोटी सी क्विज हर सेशन में रहने वाली है। हर सेशन के अंदर 10 से 12 सवाल मैं लेकर आऊंगी, लेकिन उन सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपको ये इंश्योर करना है कि आप पूरी क्लास शुरू से लेकर अंत तक डिस्कस मतलब सुने, जिससे कि आपका एक भी सवाल रॉन्ग ना हो पाए। ये सभी सवाल जो भी क्विज में पूछे जा रहे हैं आपके लिए सुप्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये सारी क्विज आपने अटेंड कर ली और सारे क्विज को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया तो आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं, जितने भी सवाल बन सकते हैं, वो फुल आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि एक टॉपिक पे जितने सवाल बन सकते हैं वो मैं आपके सामने ले आऊंगी, तो कोई भी सवाल और पूछा जा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एंड 11:15 बजे कल मॉर्निंग में रहेगा क्लास, कल से रोज, तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।